शुरुआत में हम लोग अर्थर को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली और साथियों के साथ अब हेल्स्टिया ऑक्शन हाउस के पास पहुंच जाता है, वो भी अच्छे से सज धज के। एलेनोर अभी जगह को देखकर कह रही होती है कि ये जगह तो एक कैसल की तरह है। वहीं पर अब एलिस कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर जाने के लायक भी हैं, ये जगह लगती है अमीर लोगों के लिए है। तो टेबिथा उससे कहती है कि चिंता मत करो, तुम यहाँ पर आ सकती हो और एंजॉय करो यहाँ पर आकर। दूसरी तरफ लिलिया भी एक्साइटेड होकर अर्थर से कहती है कि चलो जल्दी से अंदर चलते हैं क्योंकि असली सरप्राइज तो अंदर ही देखने को मिलेंगे। तो वो लोग भी अब मान जाते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग अब अंदर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर तो काफी सारे लोग हैं। वहीं पर अब अर्थर हम लोग को बताने लगता है कि इस जगह पर काफी सारे एरिस्टोक्रेट्स और एडवेंचरर्स होने वाले हैं जो कि आज के फेस्टिवल्स को एंजॉय करेंगे। ये ऑक्शन हाउस में जो आज का इवेंट है ये एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ऐसे सामान को खरीदने की जिससे विंसेंट और बाकी के कलेक्टर्स ने इकट्ठा किया है। दूसरी तरफ लिलिया तो जाते ही सीधा बीस्ट गोर्स को देखने लगती है और कहती है कि ये तो कितनी खूबसूरत हैं। वो इन चीजों को एलेनोर को भी दिखा रही होती है। दूसरी तरफ हम लोग को अब अर्थर के फादर को दिखाया जाता है, यानी कि रे को, जो कि अपनी पूरी आर्मी से कह रहा होता है कि आज चौकन्ने रहना, आज सेफ्टी में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वहीं पर अब रे को अर्थर भी देख लेता है और कहता है कि फादर तो आज अलग लग रहे हैं और काफी कूल भी, जिस पर एलिस कहती है कि हाँ ऐसे इसलिए क्योंकि वो अपना काम जो कर रहे हैं। जिसके बाद हमें अब ऑक्शन हाउस के मेन रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा है और आज यहाँ का होस्ट होने वाला है विंसेंट। वो सभी लोगों का यहाँ पर अब स्वागत करता है, जिसके बाद वो सभी लोगों को अपने गेस्ट से मिलवाता है जो और कोई नहीं बल्कि इस किंगडम के किंग होते हैं जिनका नाम है किंग ब्लेन ग्लेडर। उनके साथ उनकी वाइफ भी होती है यानी कि क्वीन, जिनका नाम है प्रिसिला। और इन लोग के दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लड़का जो कि है प्रिंस, उसका नाम है कर्टिस, और एक लड़की जिसका नाम है कैथलीन। हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो किंग और उसकी फैमिली को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सभी लोग को इतना ज्यादा खुश होता हुआ देख अर्थर भी हैरान हो जाता है और मन में सोचता है कि देख कर लगता है कि ये किंग तो काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसके बाद विंसेंट कहते हैं कि चलो ये है हेल्स्टिया की 10th एनिवर्सरी ऑक्शन, इसे शुरू करते हैं। ये सब कुछ अब सुनने के बाद अर्थर भी अब कहने लगता है कि पुरानी यादें ताजा हो गई जगह को देखकर। ये माहौल मुझे मेरी पुरानी लाइफ की याद दिला रहा है। अगले सीन में हमें अब काफी सारी सिक्योरिटी को दिखाया जाता है जो कि इस ऑक्शन हाउस को अच्छे से सिक्योर कर रही है। सभी लोग बाहर भी पहरा दे रहे हैं और अंदर भी पहरा दे रहे हैं, ये देखने के लिए कि कोई भी ना आ सके और इंटरप्ट ना कर सके इस ऑक्शन को। जिसके बाद अब ऑक्शन शुरू हो जाता है। विंसेंट सभी लोगों के सामने एक स्वॉर्ड को प्रेजेंट करता है और कहता है कि इसे एक काफी कमाल के क्राफ्टमैन ने बनाई है। ये तलवार एक माना के तौर पर भी काम करती है जिसकी वजह से इसके टिप पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। ये काफी ज्यादा शार्प भी है और इसके ऊपर एक ऐसा स्पेशल इफेक्ट लगा है जिससे कि दुश्मन तुम्हारा इमोबिलाइज हो जाएगा, यानी कि हिल नहीं पाएगा। हम लोग इसके ऑक्शन की शुरुआत 50 गोल्ड पीसेस से कर रहे हैं, तो बिड लगाना शुरू करो। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि ऑडियंस अब बिड लगाना शुरू करती है। वहीं पर अर्थर भी इस तलवार के बारे में चीजों को याद कर लेता है और कहता है कि इसका मतलब जो हाई क्वालिटी के वेपन्स होते हैं उनके ऊपर एलिमेंटल एनहेंसमेंट भी लगाई जा सकती है। इस चीज को मैं जरूर याद रखूंगा। इसके बाद अब अर्थर ऑक्शन के अलग अलग चीजों को देख ही रहा होता है, तब इसकी मॉम यानी कि एलिस उससे कहती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर कोई ऐसी चीज दिख रही है जो कि तुम्हें अपने लिए खरीदनी है। तो अर्थर कहता है नहीं, वैसे भी हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है इतनी महंगी चीजों को खरीदने के। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। इसके बाद अब अर्थर कहता है कि वैसे सिल्वी कहाँ पर गई। तो एलिस कहती है कि वो तो एलेनोर के पास थी पर अब तो वहाँ पर है ही नहीं। ये सुनकर अर्थर कहता है कि मैं जाकर सिल्वी को ढूंढ कर आता हूँ। इसके बाद हमें अब सिल्वी को ही दिखाया जाता है जो कि अब उस जगह से थोड़ी सी आगे आ चुकी है। वो अब वहाँ से जा रही होती है पर तभी अचानक से उसके सामने एक बंदा आ जाता है। अगले सीन में अब विंसेंट को दिखाया जाता है जो कि सभी लोग को अब बताता है कि अगली जो चीज है जिसके ऊपर बिट लगने वाली है वो है वर्ल्ड लायन का बच्चा। वो अब सभी को बताता है कि जो वर्ल्ड लायंस होते हैं वो बड़े होकर पावरफुल माना बीस्ट बनते हैं। यहाँ पर ये जो बच्चा है ये बड़ा होकर ए क्लास का बीस्ट बन सकता है। ये सुनकर प्रिंस अब किंग से कहने लगता है कि मुझे इस बच्चे को खरीदना है। तो किंग भी अब उसकी बात मान जाते हैं। जिसके बाद अब उस बच्चे के ऊपर यानी कि उस लायन के बच्चे के ऊपर जो ऑक्शन है वो शुरू हो जाता है और अब सभी लोग अब बिड लगाना शुरू करते हैं। जो बिड होती है वो 450 गोल्ड पीसेस तक पहुंच जाती है। ये सुनते ही किंग अब कहते हैं कि मैं इस लायन के बच्चे के लिए 1000 गोल्ड पीसेस दूंगा। जो सुनने के बाद सभी लोग की बोलती बंद हो जाती है और कोई भी बिड लगाता ही नहीं है। इस वजह से ये जो वर्ल्ड लायन है वो अब किंग का हो जाता है। इसके बाद किंग और उसकी फैमिली अब वहाँ पर स्टेज पर आ जाती है। विंसेंट भी अब किंग से पूछता है कि वैसे आप अपने इस नए पेट का क्या करोगे। तो किंग कहता है कि इस पेट को एक पार्टनर के तौर पर यूज किया जाएगा और इसे कर्टिस संभालेगा। पर इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि वो मेहनत करेगा या फिर नहीं इसे संभालने के लिए। वहीं कर्टिस यानी कि प्रिंस कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा इसका ख्याल रखने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग को अब उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि सिल्वी के सामने बैठ जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हें गौर से देखने दो। वहीं उसे देखकर सिल्वी काफी डर रही होती है, वो उसके पास से नहीं आ रही होती है। पर तभी वहाँ पर सिल्वी को ढूंढता हुआ अर्थर आ जाता
जाता है। अर्थर भी अब उस बंदे को देखकर कहता है कि ये तो एक कॉन्जुरर है, यानी कि ये किंग को सर्व करता है ये बंदा। मैंने इसे किंग के पीछे देखा था, मुझे थोड़ा सा संभल कर रहना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। अर्थर अब उस बंदे से कहता है कि माफ करना, ये मेरी पार्टनर है, इसलिए इसे रिटर्न कर दो। ये सुनकर वो बंदा हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये ऑक्शन की एक पार्ट नहीं है, पर ये तो एक काफी कमाल की माना बीस्ट है, तुम तो सही में काफी ज्यादा लकी हो। वहीं पर सिल्वी अब डर कर अब अर्थर के पास पहुंच जाती है। उसे देखकर अर्थर भी अब कहता है कि फिर से इस तरीके से अकेली मत जाना। अर्थर अब मन में कहने लगता है कि इससे पहले कि कुछ सीन हो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वह वहाँ से जाने वाला होता है, पर तभी वो बंदा अर्थर से कहता है कि इस पेट को यहीं छोड़ दो। मैं इतने समय से एक ऐसे ही मानव बीस्ट को ढूंढ रहा था जो कि मेरे लिए वर्दी हो। मैं इस मानव बीस्ट के पोटेंशियल्स को अच्छे से यूज कर सकता हूँ, इसलिए इसे मेरे हवाले कर दो। ऐसा बोलने के बाद वो बंदा अब अर्थर के साइड में अब अपने फायर मैजिक से हमला कर देता है, अर्थर को डराने के लिए और अपनी पावर्स दिखाने के लिए। वो बंदा अब सिल्वी से कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, तुम्हें खुशगुजार होना चाहिए और मेरी बात माननी चाहिए। तो अर्थर अब कहने लगता है कि तुम्हें सिल्वी क्यों चाहिए, जिस पर वो बंदा कहता है कि मैं रॉयल फैमिली का एक जादूगर हूँ, यानी कि एक मेज हूँ। जो सुनकर अर्थर कहता है कि तो फिर मैं क्या करूँ। ये सुनकर वो मेज फिर से हमला कर देता है। वो अपनी पावर दिखाता है और अर्थर से कहता है कि तुम जैसे बच्चे को भी समझना चाहिए, मैं इस मानव बीस्ट को यूज करके कंट्री के फ्यूचर को बेस्ट कर सकता हूँ। वहीं पर अर्थर को तो ये सारी बातें पॉइंटलेस लगती है, वो तो चुपचाप से वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर वो मेज अब गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता है, अगर तुम रॉयल फैमिली के ऑर्डर्स को ओबे नहीं करोगे तो तुम्हारी फैमिली के साथ क्या होगा, उनके साथ बहुत बुरा होगा। ये सुनने के बाद अर्थर अब काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे मेरी फैमिली के बारे में बोलने की। हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि उसका ऑरा कुछ ज्यादा ही हो जाता है। अर्थर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसका जो ऑरा होता है वो पूरे ऑक्शन हाउस को ही तोड़ना शुरू कर देता है। उस ऑक्शन हाउस के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो लोग तो अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहे होते हैं। वहीं पर किंग भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो एक ऐसी फीलिंग है जो कि कोई किसी को मारना चाहता है, वो भी काफी बुरी तरीके से। आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है वो अब पूछने लगता है कि आखिरकार ये सब कौन कर रहा है, सामने आओ। दूसरी तरफ हम लोग अब उसी मेज को देखते हैं जो कि अर्थर की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, पर तभी अर्थर को अब होश आता है। वो अपनी पावर्स को जल्दी से कंट्रोल करता है और कहता है कि मेरे इमोशंस मुझ पर हावी हो गए। दूसरी तरफ हम लोग अब एलेनोर को भी देखते हैं जो कि अब इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो रोने लगती है। इसके बाद ऑक्शन हाउस के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों को सेफली बाहर निकाल दिया जाता है। जिसके बाद अब रात हो जाती है, जहाँ पर किंग अब रे के पास आते हैं और कहते हैं कि सिक्योरिटी के इंचार्ज तुम ही हो ना, थोड़े समय पहले जो कुछ भी हुआ इन सब के पीछे जिसका हाथ है लगता है कि तुम उसे नहीं पकड़ पाए। तो रे कहते हैं कि हाँ माफ करना, जिस पर किंग कहते हैं कि तुम्हें सजा मिलेगी और वो ये है कि तुम्हें काम से निकाल दिया जाता है। जो सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं, पर तभी वो मेज अब किंग से कहने लगता है कि इतनी पनिशमेंट काफी नहीं है, डैमेज ज्यादा हुआ है इसलिए हमें इसे ज्यादा पनिशमेंट देनी चाहिए। इन लोगों के पास एक कमाल का मानव बीस्ट है, मैं इन लोगों से ये ले लेता हूँ, इसे मैं काफी अच्छे से पालूंगा। ये सुनने के बाद किंग भी अब कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो। किंग अब बताते हैं कि इस बंदे का नाम है सेबेस्टियन और इसने उसकी रॉयल फैमिली को काफी समय से बॉडीगार्ड किया है, वो भी काफी सालों तक, और इसने हम लोग की काफी सारी बार जान भी बचाई है। किंग अब रे से कहते हैं कि मैं सेबेस्टियन को रिवॉर्ड देना चाहता था, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखकर लगता है कि सेबेस्टियन को तुम्हारे बेटे का पार्टनर काफी पसंद आया, इसे तुम सेबेस्टियन को दे दो, क्योंकि अगर ये पेट सेबेस्टियन के पास आएगा तो कोई भी ट्रबल नहीं होगी, जैसे आज हुई है। ये सुनकर अर्थर कहता है कि ये तो हमें फंसाने की चाल करी जा रही है। अर्थर अब किंग को कुछ बोलने वाले ही होता है, पर तभी उसकी मदर उसे रोक लेती है। जिसके बाद रे भी अब किंग से कहता है कि मुझे माफ करना, पर मेरे बेटे का जो पार्टनर है उसके एडॉप्शन में मेरा कोई भी रोल नहीं है, वो पेट उसे खुद ही मिला है, इसलिए मैं उसे नहीं बोल सकता हूँ कि वो पेट तुम्हें दे दे। ये सुनकर किंग भी अब अर्थर से कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो अर्थर भी अब किंग की तरफ देखने लगता है, जो देखकर कुछ सोल्जर्स अब अर्थर से कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें सिखाया नहीं है क्या कि किंग की नजरों में सीधा नहीं देखते हैं। ये सुनने के बाद अर्थर भी अपने आप को शांत करता है और कहता है कि मुझे अच्छे से बात करनी होगी। वो अब किंग से कहता है कि माफ करना, आपका ये ऑफर अच्छा है पर मैं नहीं मान सकता हूँ आपके इस ऑफर को, मैं आपको सिल्वी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो किंग कहते हैं कि क्यों ना बदले में मैं तुम्हें मेरा वर्ल्ड लायन का बच्चा दे दूं, जो कि मैंने थोड़े समय पहले खरीदा है। तुम्हारा पेट सही में काफी ज्यादा रेयर है, पर जो पेट मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो भी काफी कमाल का बनेगा आगे चलकर। जिस पर अर्थर कहता है कि मैंने साफ साफ बोल तो दिया, ना ही मैं सिल्वी को आपको दूंगा और ना ही उसका कोई रिप्लेसमेंट है। ये सुनकर किंग अब थोड़े से गुस्से में आने लगते हैं। वो अब उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे 2 बार पूछ लिया है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ क्या तुम अपने पार्टनर को मुझे दोगे या फिर नहीं। जिस पर अर्थर कहता है कि बदले में मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, और वो ये है कि आप अपने बच्चों को कितने प्राइस में बेच दोगे, यानी कि रिप्लेस कर दोगे। ये सुनकर किंग अब गुस्से में आने लगता है। वहीं पर अर्थर कहता है कि आपने मुझसे 3 बार पूछ लिया और 3 बार मैंने मना भी कर दिया है, पर देखकर लगता है कि आप एक किंग हो, आपके अंदर इसी चीज का काफी घमंड है, आप बार बार जबरदस्ती कर रहे हो। अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो ये बताओ कि तुम
तुम अपने बच्चों को कितने प्राइस में बेचोगे। ये सुनकर किंग हैरान हो जाते हैं। वहीं पर सेबेस्टियन को गुस्सा आ जाता है। वो गार्ड से कहता है हमला करने के लिए। ये सुनकर वो जो दोनों गार्ड्स होते हैं वो एक ही साथ अर्थर के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। पर उन लोगों को क्या ही पता था अर्थर कितना ज्यादा पावरफुल है। वो एक ही मुक्का मार के उन दोनों ही गार्ड्स को हरा देता है। ये देखकर सेबेस्टियन हैरान हो जाता है और अब वो उन गार्ड से कहता है कि तुम एक बच्चे को नहीं रोक पा रहे हो। वो अब कहता है कि ये बीस्ट काफी ज्यादा कीमती है, इसे मैं कैसे भी पा कर रहूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी छड़ी से अर्थर के ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर एलिस काफी ज्यादा घबरा जाती है। पर तभी अर्थर अपनी वही पावर को यूज करके टाइम को ही रोक देता है, जिस वजह से वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो रुक जाते हैं। पर सेबेस्टियन हिल पा रहा होता है। वो अब काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। तभी अर्थर अब उसके पास आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी स्पेल्स यहाँ पर काम नहीं करेंगी। हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर के ऊपर अब वही निशान दिख रहा होता है जो कि सिल्विया का है। उसे देखकर अब सेबेस्टियन भी डर जाता है। वहीं पर अर्थर अब उसके पास आ रहा होता है, जो देखकर सेबेस्टियन अब उससे कहता है कि मुझसे दूर रहो। तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम मेरे जैसे एक मेज को हरा पाओगे। ये सुनकर अर्थर बिना उसके पास आए उसके पैरों को ही तोड़ देता है। ये देखकर सेबेस्टियन अब और भी ज्यादा डर जाता है और अब वो मदद के लिए लोगों को बुलाता है, पर कोई भी उसकी बात को सुन ही नहीं पा रहा होता है। वो कहता है कि कोई मुझे सुन नहीं पा रहा है क्या, जिस पर अर्थर भी अब उसके पास आ जाता है और कहता है हाँ तुमने सही कहा, कोई भी तुम्हें नहीं सुन सकता है, इसलिए जब तक तुम अभी तक बेहोश नहीं हुए हो तब तक मेरी बात सुन लो। अगर तुमने मेरी फैमिली के साथ या फिर मुझसे बिल्कुल ही पंगा लेने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहीं हम देखते हैं सिल्विया को भी, जो कि अर्थर के साथ यही बात बोल रही होती है। ये देखकर सेबेस्टियन काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, जिसके बाद अर्थर अब अपनी इस पावर को यूज करना बंद कर देता है। पर अब वो इतना ज्यादा थक जाता है कि वो अब चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है, जो देखकर उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। अगले सीन में हमें अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अर्थर अब अपने बेड पर था। उसे भी अब काफी समय बाद होश आ जाता है, पर अब उसे फील होता है कि उसके सर में काफी दर्द हो रहा है। उसे रियलाइज हो जाता है कि शायद से उसने अपनी पावर्स को कुछ ज्यादा ही यूज कर दिया। वो टाइम के फ्लो को थोड़े समय के लिए तो रोक पाया था, पर उसमें उसको काफी ज्यादा दिक्कत हुई। अर्थर अब कहता है कि शायद से मुझे अब और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर एलिस आ जाती है। वो भी अब अर्थर को देखकर खुश आती है कि अर्थर को होश आ गया है। वहीं पर अर्थर अब पूछता है कि जब मैं बेहोश हो गया था उसके बाद क्या हो गया। तो एलिस बताती है कि उसके बाद सभी लोग घबरा गए थे, मैंने भी अपनी पावर्स को यूज करके तुम्हें हील करने की कोशिश करी। डॉक्टर ने कहा था कि तुम जल्दी उठ जाओगे, पर मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी। वहीं अब अर्थर देखता है कि उसकी मॉम तो अभी थोड़ी सी रो रही थी, जो देखकर अर्थर खुद से ही परेशान हो जाता है और कहता है कि मैंने अपनी मॉम को फिर से परेशानी दी। अगले सीन में अर्थर और एलिस एक मार्केट में आ जाते हैं, जहाँ पर अर्थर को वहाँ पर एक काफी प्यारी हेयर पिन दिखाई देती है, जिसे देखकर एलिस भी अब कहने लगती है कि अगर तुम ये एलेनोर के लिए लेकर जाओगे तो उसे ये काफी पसंद आएगा। इसके बाद वो अर्थर से भी कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो ले लो। वहीं अर्थर कहता है कि लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे, फादर ने भी अपनी जॉब खो दी है। तो एलिस कहती है कि तुम्हें ये नहीं पता क्या कि मैं भी जॉब करती हूँ। ये सुनकर अर्थर हैरान हो जाता है और कहता है क्या सच्ची में। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि एलिस जो भी प्रोडक्ट्स बनाती है वो नोबल्स को काफी पसंद आते हैं और वो उन्हें बेच रही होती है और उन्हें ही बेचकर वो काफी पैसे कमा रही है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब काफी सारी शॉपिंग करके वापस आ रहे होते हैं, जहाँ पर इतने सारे सामान को अर्थर ही उठा रहा होता है। अगले सीन में वो लोग अब घर पर वापस आते हैं, जहाँ पर हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि रे के सामने बैठा होता है और अब वो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। ये देखकर अर्थर भी वहाँ पर पहुंच जाता है और कहता है कि अंदर क्या चल रहा है। इसके बाद अर्थर भी अब बंदा चला जाता है। उसे देखकर वो बंदा अब अर्थर से कहता है ओह तुम तो वही हो। जिसके बाद वो अर्थर से कहता है कि कल जो कुछ भी हुआ मैं किंग की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। माफी के तौर पर किंग ने तुम्हारे लिए इतना सारा रिवॉर्ड भी भेजा है। ये देखकर अर्थर अब उसका काफी पोलाइट तरीके से शुक्रिया करता है। ये देखकर वो बंदा भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर तो काफी सारे मैनर्स हैं। जिसके बाद वो अर्थर को बताता है कि जिन 2 गार्ड्स ने तुम्हारे ऊपर हमला किया था उन्हें काम से निकाल दिया गया है। जिस पर रे कहता है कि उन लोगों ने मेरे बच्चे के ऊपर हमला किया और उन्हें ऐसे ही जाने दिया गया। तो अब वो बंदा कहता है कि लेकिन तुम्हारे बेटे ने भी तो किंग की बात नहीं मानी। किंग ने ये बताया कि तुमने सिक्योरिटी अच्छे से नहीं करी थी। ये सुनकर रे अब कुछ बोल ही नहीं पाता है। वहीं पर अर्थर अब अपने फादर को शांत कराता है और कहता है कि आप शांत हो जाओ, मुझे चोट नहीं लगी है तो चीजें अब ठीक है। इसके बाद अर्थर अब उस बंदे से पूछता है कि वैसे सेबेस्टियन की क्या हालत है। तो बंदा कहता है कि सेबेस्टियन को भी वहाँ से निकाल दिया गया और उसे ट्रीटमेंट दी गई, पर जैसे वो उठा वो ये कह रहा था कि अर्थर ने उसे चोट पहुंचाई है। इस बात पर रे विश्वास ही नहीं करता है और कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो बंदा कहता है कि जरा मेरी बात तो सुन लो, जो 2 गार्ड्स ने हमला किया था उन लोगों का माना सेबेस्टियन की तरफ रिफ्लेक्ट हो गया, जिसकी वजह से सेबेस्टियन की खुद की स्पेल उसे जाकर लग गई, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो गया। किंग को इन सब इंसिडेंट की वजह से काफी ज्यादा उदासी हुई है। वो चाहते हैं कि ये मैटर सॉर्ट हो जाए और तुम्हारा जो बेटा है वो काफी ज्यादा कमाल का है, पर तुम्हें उसे काफी सारे मैनर सिखाने चाहिए। तो रे भी अब इस बात पर एग्री करता है और कहता है ठीक है। जिसके बाद वो पेमेंट ले लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं, चलो कम से कम पैसा तो हमें मिल रहा है। जिसके बाद वो बर्थर से कहता है कि वैसे तुमने उन गार्ड्स को काफी अच्छा सबक सिखाया। तभी हम लोग अब उन्हीं एडवेंचरर्स को देखते हैं जो कि वहाँ
पर आकर अर्थर और रे को गले लगा लेते हैं और काफी रो रहे होते हैं। अगले सीन में वापस से बर्थर को दिखाया जाता है और इस समय पर रात हो रही है। अर्थर वहाँ पर अब अपने मन में कह रहा होता है कि आज जो कुछ भी हुआ इन सब से मुझे याद आ गया है कि इस दुनिया में मैं अभी तक सिर्फ एक बच्चा हूँ। अगर मुझे पूरी नेशन की ताकत के खिलाफ जाना है तो मुझे भी ताकतवर बनना पड़ेगा, तभी ही मैं पूरे नेशन के खिलाफ जा सकता हूँ। अगले सीन में अब अर्थर को दिखाया जाता है जो कि अगले दिन अब अकेडमी में पहुंच जाता है। वो अब नोटिस करता है कि उस अकेडमी के अंदर तो काफी सारे बच्चे आए हुए हैं। अर्थर सभी को देख ही रहा होता है, पर तभी अब उसके सामने एक अजीब सा उल्लू आ जाता है जो कि अर्थर को ही देख रहा होता है। इसके बाद अचानक से वो आउल अब उड़कर वहां से चला जाता है, जो देखकर अर्थर शॉक हो जाता है और अब वो उसका पीछा करता है। अर्थर अब उस आउल का पीछा करते करते एक जंगल में पहुंच जाता है और अब अर्थर के सामने एक दादी माँ होती है जो कि अब उसे कहती है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी अर्थर।